हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी और आप देख रहे हैं महामना निःशुल्क क्लासेस। आज का टॉपिक है माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन से कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं और आपसे चाहे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव बेस में जो फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं उनके लिए इसमें जो है टिप्पणी लिखने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो क्योंकि आज हम केवल इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हालांकि पूरा कोर्स ही है माइक्रो प्रोपेगेशन का और इसमें कई बारीकी वाली चीज़ें होती हैं, लेकिन आज हम केवल जो है माइक्रो प्रोपेगेशन की जो है एबीसीडी जानेंगे। तो आओ जानते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में, जहां से आपके खूब सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो प्रोपेगेशन से पहले क्लोन के बारे में जानना चाहिए। क्लोन को कहते हैं रैमेट्स। क्लोन को क्या कहते हैं? रैमेट्स बोलते हैं। ये एक प्रकार की सेल होती है या ग्रुप की क्या होती है? सेल होती है, जो कि एसेक्सुअली प्रोपेगेशन से क्या प्रोड्यूस की जाती है। यानी क्लोन एक प्रकार का सेल या ग्रुप ऑफ सेल है या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि पूरा का पूरा जो है प्लांट हो सकता है, जो कि एसेक्सुअली मेथड से क्या किया जाता है? प्रोड्यूस किया जाता है। ये अलग अलग जो है कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कहा जा सकता है, लेकिन अगर हॉर्टिकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में कहा जाए तो क्लोन वह पौधा होता है जो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, यानी अपनी मदर प्लांट की तरह ही है। और क्लोन एक जो है, जो शब्द है उसका मतलब होता है ट्विग। ट्विग यानी कि शाखा, जो कि अपने माता की तरह है या मात्र पौधे की तरह है। और दूसरी चीज, ये वेजिटेटिवली प्रोपेगेटेड होने के साथ साथ जो है ये सिंगल जो है मदर प्लांट से क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। यानी इनके पेरेंट्स नहीं होंगे, पेरेंट होंगे। केवल एक सिंगल जो है इसका क्या होगा? पिता होगा। तो जब किसी एक सिंगल पेरेंट से जेनेटिकली आइडेंटिकल प्रोजनी डेवलप होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रैमेट्स बोलते हैं, तो उसे हम क्लोन के नाम से जानते हैं। जो ओरिजिनल एंसेस्टर होता है, यानी सिंगल एंसेस्टर होता है, उसको ऑर्टेट बोलते हैं। किसी किसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ऑर्टेस्ट बोलते हैं। और जो ऑफ स्प्रिंग या क्लोन है उसको रैमेट्स बोलते हैं। ये जो है यंग सीडलिंग्स होती हैं, जो कि अपनी जो है माता की तरह या अपनी मात्र कोशिका की तरह ही डीएनए सीक्वेंसेस को क्या करती हैं? रखती हैं। जो इनमें फिनोटिपिक वेरिएशंस होते हैं वो इन्वायरमेंट के कारण होते हैं, जीन्स के कारण नहीं होते। डीएनए सेम रेप्लिका होती है, तो इसको कहेंगे क्लोन। दूसरा प्रोपेगेशन का नाम आपने सुना कि एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ए न्यू प्लांट फ्रॉम पेरेंट प्लांट। किसी जो है मात्र पौधे से नए पौधे को बनाना क्या कहलाता है? प्रवर्धन कहलाता है। अगली चीज जो छात्रों हमें समझना है, क्लोनल प्रोपेगेशन। क्लोनल प्रोपेगेशन को एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के अंतर्गत आता है या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। तो जब हम कोई जो है एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी प्लांट का, किस लिए करते हैं? जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए, जिसको आपने पहले समझा था क्लोन। जब क्लोन बनाने के लिए हम एसेक्सुअल या वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन कहते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्लोनल प्रोपेगेशन कहते हैं। अब दूसरा है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन का मतलब क्या है? कि यह एक प्रकार का इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन है। अब क्लोनल प्रोपेगेशन दो प्रकार के होते हैं, एक इन विट्रो होता है, दूसरा इन विवो होता है। अब यहाँ पे आप क्लोन्स देख सकते हैं और ये इन विट्रो है। इन विट्रो का मतलब जो है लेबोरेटरी कंडीशन में या टेस्ट ट्यूब के भीतर, जैसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बोर्ड्स देखते होंगे, तो उसी तरीके से जो है यह एक मेथड जो है माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्रकार का कैसा है? इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन है, ठीक है। जिसमें कि प्लांट को क्या किया जाता है? एक छोटे से स्मॉल प्लांट पार्ट, जिसको एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं, बिल्कुल जो है परेशान ना हो, अभी एक्स प्लांट क्या होता है हम अच्छे से जान जाएंगे। तो जो एक्स प्लांट होता है उससे क्या किया जाता है? रीजनरेट किया जाता है। और कैसे रीजनरेट किया जाता है? सबसे पहले रखी जाती है एसेप्टिक कंडीशन रखी जाती है। दूसरी चीज जो है, इसमें न्यूट्रिएंट मीडिया जो है अप्लाई किए जाते हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इन तीन चीजों का जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल होता है। जब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्लोनल प्रोपेगेशन किया जाता है तो उसे हम माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटे से पार्ट से जो है अधिक से अधिक प्रोजनी को क्या किया जा सकता है? जनरेट किया जा सकता है। तो ये स्लाइड हमें क्लियर करती है कि क्लोन क्या होता है, प्रोपेगेशन क्या होता है, क्लोनल प्रोपेगेशन क्या होता है, और फिर माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है। अब छात्रों, ये जो बेस होती है ये किसके बेस पे होती है? सेलुलर टोटीपोटेंसी के बेस पे होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब कैपेबिलिटी ऑफ ए सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल का मतलब वेजिटेटिव सेल से है, यानी ऐसी सेल जो रिप्रोडक्टिव नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? सोमैटिक सेल कहेंगे। तो सोमैटिक सेल की
यह क्षमता है जिससे यह पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या प्लांट को क्या कर देती है, डेवलप कर देती है। एक सेल ले ली और सेल से ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, डेवलप हो गया। अब सेल धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट होती है और डिफ्रेंशिएट होकर जो है रूट बनेगा, सूट बनेगा, सूट से फिर ब्रांचेस आएंगी, फिर लीव्स आएंगे, फिर उसमें फल लगेंगे। तो इस तरीके से ये एक क्षमता है, और ये क्षमता क्या है, कैसे है, इसको आगे हम जानेंगे। तो इतना आप समझ गए होंगे कि माइक्रो प्रोपेगेशन जो है एक प्रकार का इन विट्रो कोलोनल प्रोपेगेशन है जो कंट्रोल्ड कंडीशन में किया जाता है। अब छात्रों अगर हम नेक्स्ट देखें तो देखेंगे कि कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको क्लोनल प्रोपेगेशन समझने से पहले बहुत ही अनिवार्य है कि आप इसको क्या कर लें, जान लें। अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको पता नहीं होगी तो क्लोनल प्रोपेगेशन समझ में नहीं आएगा। तो सिंपली जैसे हम प्रोपेगेशन में टोटीपोटेंसी का नाम लिए थे, पहले बायोलॉजिकल जो है फाउंडेशंस कौन से हैं, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी एक छिपी हुई क्या है, कैपेसिटी है किसी भी लिविंग सेल में। कोई जीवित सेल है, सेल क्या है, सबसे छोटी यूनिट होती है। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम बनता है, टिश्यू सिस्टम से जाके ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर पूरी की पूरी बॉडी बनती है ह्यूमन में। ऐसे ही एनिमल्स में, ऐसे प्लांट में भी सेल है, सेल जो है टिश्यू बनेंगे, फिर डिफ्रेंसिएशन होगा, फ्लोएम जाइलम, इन सारी चीजों में क्या होने लगता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, रूट बनता है, सूट बनता है, फिर एक पूरा का पूरा प्लांट बन जाता है। तो सेल एक छोटी, सबसे छोटी इकाई है किसी भी जीवित जो है ऑर्गेनिज्म है उसकी। तो जब किसी, ये सेल की कैसी है, इनहेरेंट कैपेसिटी है किसी भी सिंगल लिविंग सेल की, एक छोटी सेल की कैपेसिटी है कि ये डिवाइड हो सकती है, यानी ये आपस में क्या कर सकती है, डिवाइडेशन, जिसको कहते हैं विभाजन, कोशिका विभाजन। मायोसिस और माइटोसिस का नाम आपने सुना होगा। डिवाइड होने के बाद ये डिफ्रेंशिएट हो सकती है, फिर ये अलग अलग ऑर्गन का रूप ले सकती है किसी भी टाइप के फॉर्म में, ठीक है। और इससे कंप्लीट यानी पूरे का पूरा इंटायर ऑर्गेनिज्म क्या किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। ये टर्म जो है एक लैटिन टर्म था जिसका नाम था टोटी, और टोटी का मतलब होता है इंटायर, पूरा का पूरा। और दूसरा जो है पोटेंशिया, पोटेंशिया का मतलब पावर, यानी यह एक कोशिका का पावर है। कैसा पावर है कि पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, इससे डेवलप हो जाता है। दूसरा आता है छात्रों प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी एक प्रकार की क्या है, एबिलिटी है प्लांट की कि इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है सेल अपने आप को क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। सेल, जो सेल पहले जो है किसी हाथ में लगी हुई थी या किसी ब्रांच में लगी हुई थी, ऐसे ही काम जो है ऑर्गेनिज्म, जो अगर हम कह सकते हैं जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं या इंसेक्ट हो गए, ह्यूमन हो गए, उनमें भी यही सिद्धांत फॉलो होता है। तो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि जब सेल किसी सिस्टम में लगी थी, तो चाहे जाइलम बना रही हो, चाहे फ्लोएम का पार्ट हो, उस तरीके से काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही सेल को अलग किया जाता है और डिफरेंट इन्वायरमेंट में लाया जाता है, वैसे ही सेल अपने आप को क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। यानी सेल में एक कैपेसिटी है, सेल में एबिलिटी है कि जैसा देश वैसा भेष बना लेती है। तो इसका मतलब छात्रों क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे हम, प्लास्टिसिटी का नाम देंगे, ठीक है। पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो टोटीपोटेंसी है, और किसी इन्वायरमेंट में जो है अनुकूलित होने की जो कैपेसिटी है वो क्या है, प्लास्टिसिटी है। और यह एक जो है फंडामेंटल एबिलिटी है किसी भी सेल की, ये अपना मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है नए इन्वायरमेंट जैसा कर लेती है। अब प्लास्टिसिटी आखिर माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए क्यों आवश्यक है? टोटीपोटेंसी तो आपको पता चल गया माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमें पूरा का पूरा क्या बनाना है, होल ऑर्गेनिज्म बनाना है। लेकिन प्लास्टिसिटी क्यों आवश्यक है, क्योंकि पहली चीज होती है यहाँ पे टिश्यू रीस्पेसिफिकेशन। अब जो टिश्यूज थे जिनका कुछ अन्य काम था, अब वो दूसरे काम करना शुरू कर देंगे। पेरेनकाइमेटिक सेल्स जो हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में जो डिवाइड होने के प्रति क्या है, ज्यादा डिवाइड होती रहती हैं, उसमें बदल जाते हैं। इसके अलावा इन विट्रो सर्वाइवल की बात है, टिश्यू रीस्पेसिफिकेशन में क्या है, इन विट्रो सर्वाइवल, क्योंकि पहले जो स्टेज थी वो इन विवो थी। इन विवो का मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस हो रही है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के साथ हो रही है किसी निश्चित इन्वायरमेंट में, तो उसको क्या कहेंगे, इन विवो बोलेंगे, आगे हम समझेंगे। दूसरा रीजनरेशन, कुछ स्टेजेस हैं जैसे डी डिफरेंशिएशन। इसमें जो मैच्योर सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ऐसी सेल्स जो डिवाइड होती रहती हैं उनको मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, और ये जो है इस सेल्स में बदल जाती हैं। इस सेल से बदलने के बाद एक कैलस में बदल जाती हैं। कैलस क्या है, मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स।
तो सोमैटिक सेल्स जो अनडिफरेंशिएटेड होती हैं, जाइलम फ्लोएम नहीं है, वो रूट या स्टेम नहीं है, वो क्या है आपकी कैलस है। इसके बाद रीडिफरेंशिएशन, अब जो है यही जो कैलस है ये रूट और सूट में क्या हो जाएंगी, परिवर्तित हो जाएंगी। पहले सेल थी, पता नहीं क्या बनेंगी, रूट बनेंगी या सूट बनेंगी। तो ये कौन निश्चित करेगा, प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी रीजनरेशन स्टेज में जाएगी, डी डिफरेंशिएशन होगा, मैच्योर स्टेज जो सेल है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स में टूट जाएगी, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है फिर से कैलस बनाएगी। कैलस जो है ना तो रूट है ना सूट है, फिर ये कैलस जो है डिफरेंशिएट होगा, जिसको रीडिफरेंशिएशन बोलेंगे, क्योंकि एक बार पहले ये डिफरेंशिएट हो चुकी थी। तो रीडिफरेंशिएशन में ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स में बदल जाते हैं अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे दो जो है बायोलॉजिकल फाउंडेशन है किसी भी टिश्यू कल्चर के, जो मुख्य फाउंडेशन है, और भी कई हो सकते हैं, कौन से हैं, टोटीपोटेंसी एंड प्लास्टिसिटी ऑफ द सेल। टोटीपोटेंसी का मतलब है किसी भी सेल की वह एबिलिटी, जिसे क्षमता बोलते हैं हिंदी मीडियम वाले छात्रों, जो पूरे के पूरे जो है ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे, तैयार कर दे। और प्लास्टिसिटी का मतलब है सेल की ऐसी क्षमता जो नए इन्वायरमेंट के प्रति क्या हो जाए, अनुकूल हो जाए, उसी के अनुसार अपनी ग्रोथ करे, उसी के अनुसार अपना क्या करे, डेवलपमेंट करे, उसी के अनुसार उसकी मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अब अगला जो टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है टिश्यू कल्चर पढ़ने से पहले, सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, और ये एग्जाम में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, मदर प्लांट। तो जो मदर प्लांट है उसको ऑर्टेड के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का ओरिजिनल डोनर प्लांट होता है। मदर प्लांट को क्या बोलते हैं, ऑर्टेड बोलते हैं। कभी कभी मदर प्लांट ना देके अगर ऑर्टेड दे दिया तो आप घबराना नहीं, आजकल एग्जाम में ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऑर्टेड जो है ये ओरिजिनल डोनर प्लांट है, ठीक है, जो कि जहां से क्या लिया जाता है, टिश्यू लिया जाता है। टिश्यू किस लिए लिया जाता है, कि हम आगे चल के उसका संवर्धन करेंगे, अर्थात कल्चर करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐसे जो है ओर्टेड को हमें सेलेक्ट करना चाहिए जो ट्रू टू टाइप हो। जैसे हमने आपको बताया था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कि हमेशा मदर प्लांट ट्रू टू टाइप होना चाहिए, तो ये भी ट्रू टू टाइप होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इसमें जेनेटिकल जो ट्रेड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, सुपीरियर होनी चाहिए। जैसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं बनाना का G9 जो है, ग्रैंड नैन जो है, जो कहाँ से आया है, फ्रांस से आया हुआ है, उसका हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी ईल्ड जो है ज्यादा है, ईल्ड की क्वालिटी ईल्ड जो है बहुत ही क्या है, अन्य वैरायटी की तुलना में अच्छी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं छात्रों, हमें सुपीरियर ट्रेड्स वाले मदर प्लांट को सेलेक्ट करना चाहिए। यह एक प्रकार का जेनेटिक ब्लूप्रिंट है। इसका जो जेनेटिकल ब्लूप्रिंट होगा वो जो फ्यूचर में जो आपके प्लांट बनेंगे, जिनको आप क्या कह सकते हैं, क्लोन बनेंगे, रैमेट जो बनेंगे, उनके फ्यूचर को क्या करेगा, डिसाइड करेगा। अब अगला आता है एक्स प्लांट। पहला था मदर प्लांट, मातृ पौधा, दूसरा है एक्स प्लांट, जिसको हिंदी में करतूतक बोलते हैं। कोई भी प्लांट का वह भाग जो टिश्यू कल्चर में, माइक्रो प्रोपेगेशन का दूसरा नाम टिश्यू कल्चर भी है, ठीक है, जो टिश्यू कल्चर में उपयोग में लाया जाता है उसको एक्सप्लांट करते हैं। यानी पौधे का कोई भी भाग जो क्लोनल प्रोपेगेशन, कौन सा क्लोनल प्रोपेगेशन, माइक्रो क्लोनल प्रोपेगेशन में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। चाहे सेल हो, चाहे टिश्यू हो या आर्गन हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट कहते हैं। और ये फिर इसके बाद जो है न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम में डाल दिया जाता है। अब कहाँ से लिया जाता है, सूट की टिप ले ली गई, जो सूट की ऊपर की टिप है। एक्जिलरी बड ले लिया गया। एक्जिलरी बड का आप नाम जानते होंगे कि जो शाखा और पत्ती के बीच वाला बड है उसको क्या करेंगे, एक्जिलरी बड कर देंगे। लीफ के सेगमेंट को ले लिया, पॉलन को ले लिया, ये सब आपके एक्सप्लांट हो जाएंगे। और इन्हीं के बेस पे कभी कभी कल्चर का नाम रख देते हैं। जैसे मेरी स्टेम लिया तो मेरी स्टेम कल्चर हो गया, मेरी स्टेम से थोड़ा और आगे बढ़ा के मेरी स्टेम और सूट टिप दोनों ले लिया तो उसको सूट टिप कल्चर कहेंगे, क्योंकि टिप तो टिप होती है। इसी प्रकार से पॉलन ले लिया तो पॉलन कल्चर हो गया, ओव्यूल ले लिया तो ओव्यूल कल्चर हो गया। यानी जो भी हम एक्सप्लांट यूज कर रहे हैं लगभग उससे मिलता जुलते नाम के आपको कल्चर मिल जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आपके आ गया होगा। सक्सेस ये डिपेंड करती है कि हम छोटे से प्लांट से, सेल से कितने नंबर ऑफ प्लांट जनरेट करेंगे, वो डिपेंड करती है हम किस एक्सप्लांट का चयन करते हैं, एज उसकी क्या है, साइज क्या है, हेल्थ कैसी है, इस पे डिपेंड करता है छात्रों।
इसके अलावा देखें तो कैलस, कैलस हमने बताया कि एक्स प्लांट के बाद सबसे पहले मदर प्लांट है, जैसे जैसे लिखे हैं उस प्रकार से माइक्रो प्रोपेगेशन में इनका फॉर्मेशन होता है। तो सबसे मदर प्लांट से हमने एक्स प्लांट लिया और एक्स प्लांट से हम जो सेल्स ली उनसे बनेगा कैलस। कैलस एक अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग, यानी हमेशा ये सेल्स जो है क्या होती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं, और ये जो होती है अनडिफरेंशिएटेड पेरेनकाइमा सेल्स होती हैं। ये कैसी सेल्स होती हैं, अनडिफरेंशिएटेड पेरेनकाइमेटिक सेल्स। तो मेरिस्टेमेटिक से पेरेनकाइमेटिक सेल्स हो जाती हैं और ये रूट और शूट में डिफरेंशिएट नहीं होती है। मास का मतलब बहुत सारी संख्या में होंगी। इसके बाद जो है एक्स प्लांट जो है, जब इसमें इंजरी हो जाती है, कैलस में जब इंजरी होगी या एक्स प्लांट में या इंजरी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको हमने रूटिंग ऑफ कटिंग में पढ़ाया था कि बहुत सारे हार्मोन सेक्रेट होने लगेंगे, जैसे ऑक्सिन, ऑक्सिन को सिग्नल मिल जाएगा कि आप जो है वहां पे क्या होने लगो, सेक्रेट होने लगोगे। साथ साथ आपको यह भी बताया गया था कि वहां पे एक जो है डेड परत बन जाएगी जिससे माइक्रोब्स अंदर नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे इंजरी जो है हार्मोन्स यानी ऑक्सिन और साइटोकाइनिन को क्या कर देती है, सिंथेसिस करती है, बैलेंस लाने की कोशिश करती है। फिर कैलस जो है टोटीपोटेंट स्टेट में पहुंच जाएगा प्लांट के, और वहां से टोटीपोटेंसी के कारण जो है ये रूट और शूट में क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, और वहां से फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होकर जो है पूरे प्लांट को बना देगी। अब आगे आ जाएगा प्रोपेग्यूल। तो एक्स प्लांट को क्या प्रोपेग्यूल कह सकते हैं, जैसे हम कहते थे प्रोपेग्यूल प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट है जिसे प्रवर्धन के उपयोग में लाया जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक्स प्लांट पहले लेते हैं, एक्स प्लांट से कैलस बनेगी, कैलस से अब बनेगा प्रोपेग्यूल बनेगा। ये एक प्रकार के माइक्रो सूट्स हैं या एम्ब्रियोज हैं, ठीक है, छोटे छोटे सूट्स होंगे या एम्ब्रियोज होंगे जिनका इस क्लोनल प्रोपेगेशन में उपयोग किया जाएगा, इसीलिए इसको कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, क्योंकि इसमें माइक्रो सूट्स का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद इसकी सब कल्चरिंग की जाती है, कल्चर में डाला जाता है, जिसके बाद इसमें रूट इनिशिएट होंगी, और रूट इनिशिएट करने के बाद जो है इसकी हार्डनिंग कर दी जाती है, और हार्डनिंग करने के बाद इसे क्या कर दिया जाता है, छात्रों लगा दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या सिंपल सी बात ये हो गई कि हमने जो प्रोपेग्यूल लिया वो क्या था, माइक्रोसूट्स थे या एम्ब्रियोज थे, और एम्ब्रियोज भी ये सोमैटिक एम्ब्रियो होंगे, क्योंकि जो भी काम हो रहा है वो एसेक्सुअली प्रोपेगेटेड हो रहा है, यानी एम्ब्रियो कोई रिप्रोडक्टिव सेल से ना बन के सोमैटिक सेल से ही बनेंगे। आगे अगर जो है तो रैमेट है, रैमेट एक प्रकार का क्या है, एक इंडिविजुअल है, जो क्लोन्स हैं, क्लोन में एक जो क्लोन है उसको रैमेट बोलते हैं। तो रैमेट एक इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए क्लोन ग्रुप है, एक क्लोन ग्रुप में एक इंडिविजुअल मेंबर है, और ये जो है जब माइक्रोसूट्स जो है रूट्स कर जाते हैं और हार्ड कर दिए जाते हैं, इसके बाद ये क्या हो जाता है, इंडिपेंडेंट प्लांट में बदल जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे दो प्रोसेस है, यहाँ पे एक्स प्लांट ये लिया गया, एक्स प्लांट लेने के बाद इसकी सेल्स जो है कैलस का फॉर्मेशन करवाई, और इन कैलस से सेल से अलग करके जो है प्रोपेग्यूल में सूट फॉर्मेशन हुआ, सूट के बाद जो है ये बहुत सारे आपको रैमेट्स देखने को मिल जाते हैं। अब अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं छात्रों। आगे टर्मिनोलॉजी जो आपको जाननी है, कल्चर इन्वायरमेंट के बारे में जाननी है, तो सबसे पहला जो इन्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं इन विट्रो इन्वायरमेंट। इन विट्रो का मतलब होता है जनरली इन ग्लास, किसी भी चीज की प्रोसेस को अगर किसी ग्लास में करते हैं तो उसको इन विट्रो कहा जाता था। तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस चाहे वो रिप्रोडक्शन की हो, श्वसन की हो, अगर कहाँ हो रही है, कंट्रोल्ड लेबोरेटरी इन्वायरमेंट में हो रही है, तो उसे हम इन विट्रो कंडीशन के नाम से जानेंगे। यानी नेचर के अलावा अगर कंट्रोल कंडीशन में कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है तो प्रोसेस जो है इन विट्रो कंडीशन कहलाएगी। अगला इन विवो कंडीशन जो है, इन विवो कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, विद इन होती है, और नेचुरल कंडीशन के अंतर्गत होती है। यानी फील्ड में अगर आपने कटिंग की, बडिंग की, लेयरिंग की, तो कटिंग हो, ठीक है, या क्या है, बडिंग है, या फिर आपकी लेयरिंग है, बडिंग एक प्रकार की स्पेशल टाइप की ग्राफ्टिंग है, ये सारे जो प्रोपेगेशन होते हैं ये इन विवो जो है प्रोपेगेशन होते हैं। तो कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं इनमें से कौन सा इन विवो प्रोपेगेशन है या इन विट्रो कौन सा है, तो कटिंग, लेयरिंग, बडिंग,
और ग्राफ्टिंग जो है ये इन विवो प्रोपेगेशन है। यानी जब ऑर्गेनिज्म में एक इन्वायरमेंट के अंदर, कौन सा इन्वायरमेंट होना चाहिए, नेचुरल इन्वायरमेंट के कंडीशन के अंदर कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है तो उसको इन विवो के नाम से जानते हैं। दोनों चीजें हो गई। अगला एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन ऐसी कंडीशन है जिसमें इन्वायरमेंट जो है माइक्रोब से फ्री रहता है, किसी भी प्रकार के कोई माइक्रोब्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे आप कैनिंग में देखते होगे कि एसेप्टिक कंडीशन क्रिएट करके जो है हर्मेटिकली जो है क्या कर दिया जाता है, किसी भी प्रोड्यूस को कैन में डाल दिया जाता है, फिर गर्म कर दिया जाता है, तो इससे जो है ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रहती है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हम जल्दी लाएंगे और अच्छे से आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो एसेप्टिक कंडीशन की बात क्या है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई माइक्रोब्स नहीं है उसको हम कहेंगे एसेप्टिक कंडीशन। इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस कुछ नहीं पाए जाएंगे जिससे कोई कल्चर कंटामिनेट ना होने पाए। अगर कंडीशन एसेप्टिक नहीं रहेगी तो क्योंकि सेल इनिशियल स्टेज में जो है इनसे बहुत ही जल्दी क्या हो सकती है, खराब हो सकती हैं या इन पे ये लोग अटैक कर सकते हैं, तो इसलिए हमें कंडीशन एसेप्टिक रखना है। अगला सब कल्चर। सब कल्चर का मतलब किसी भी एक ग्रोइंग कल्चर के पोर्शन को जो है फ्रेश न्यूट्रिएंट मीडिया में ट्रांसफर करना क्या कहलाता है, सब कल्चर के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे ये जो थी ये इन विट्रो कंडीशन है, ये इन विवो कंडीशन है। अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, कल्चर हो रहा है, एसेप्टिक कंडीशन है जहाँ पे कोई भी एसेप्टिक, यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे स्प्लिट लैम्प जमी हुई, ऐसे यूवी रेस से कर सकते हैं, हैपा फिल्टर्स लगे होते हैं जो कंडीशन को एसेप्टिक बताते हैं। अब इस जो कंडीशन से हम कहाँ पे ले आए, न्यू इन्वायरमेंट में या न्यू मीडिया में लाए रूटिंग करने के लिए। तो रूटिंग करने के लिए जो हम नए मीडिया में छात्रों ला रहे हैं तो इसी को बोलेंगे सब कल्चर बोलेंगे। और जो सब कल्चर के बीच का पीरियड होता है, दो सक्सेसिव सब कल्चर के बीच का पीरियड जो होता है उसको पैसेज के नाम से जानते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आप अगर समझ में आ रहा है कहानी की तरह आप इसको अच्छे से समझ लो। अगली टर्मिनोलॉजी जो है वो किससे, ग्रोथ और डेवलपमेंट से है। किस प्रकार से ग्रोथ होती है, तो एक कंडीशन होती है जिसका नाम है ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स, यानी रूट और शूट का बनना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, ये दो प्रकार से हो सकते हैं, डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट हो सकता है। यानी अगर एक्स प्लांट से जो है सूट बन गया, रूट बन गए, तो इसको बोलेंगे डायरेक्टली ये क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। और अगर जो है कहीं से कैलस से बन रहे हैं रूट सूट, पहले एक्स प्लांट जो कैलस में बदल गया, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस। अगला है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस भी एक प्रकार की प्रोसेस है जिसमें सोमैटिक सेल से यानी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाता है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। जब सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है तो यहाँ पे एम्ब्रियो, आपने पता था कि मेल और फीमेल गैमीट जब फ्यूज होते हैं तब बनाते हैं एम्ब्रियो। लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में जो गैमीट्स बनने की जो क्रिया है उसको क्या कर जाते हैं, ये बाईपास कर देते हैं और गैमीट्स का फ्यूजन भी आपस में नहीं होता है। ठीक है, इन एम्ब्रियोज को कभी कभी हम सिंथेटिक एम्ब्रियो के नाम से भी जानते हैं। और इनको जब सोडियम एल्जीनेट जैसे पदार्थों से इन कैप्सुलेटेड कर दिया जाता है और ग्रो किया जाता है तो इन्हीं को सिंथेटिक सीड के नाम से जानते हैं, सोडियम एल्जीनेट। तो ये क्वेश्चन आप में जितनी भी लाइंस हैं छात्रों में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छे से आपको क्या करना है, समझना है। अगला है वर्टिफिकेशन या हाइपर हाइड्रिसिटी। आप जानते हो जब भी हम किसी भी लैब कंडीशन में प्लांट को ग्रो करते हैं तो वहां पे जो है जो आर्द्रता है वो बहुत, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है वो अत्यधिक मात्रा में क्या की जाती है, पाई जाती है। तो वर्टिफिकेशन एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें हाई ह्यूमिडिटी अगर हम इन्वायरमेंट रखते हैं किसी भी कल्चरल फ्रॉक्स में तो प्लांटलेट्स जो होते हैं वो सकुलेंट्स हो जाते हैं, ब्रिटेल हो जाते हैं और वाटर सोक्ड हो जाते हैं। ठीक है, और इनकी जो लीव्स होती है उस पर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल क्या है, एक प्रकार का बैक्सी लेयर है और इनके स्टोमेटा जो है प्रॉपर क्लोज नहीं होते हैं जिससे ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है हाइपर हाइड्रिसिटी। तो हाइड्रेशन जो है बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो प्लांट को लगता ही नहीं कि हमें जो है बैक्स जो है बनाने की या बैक से लीफ के ऊपर ढकने की कोई जरूरत है। उसको ये भी नहीं लगता है कि स्टोमेटा खुले या ना खुले, क्या फर्क, बंद हो या ना बंद हो, क्योंकि बंद कब होंगे, जब स्ट्रेस आएगा, जब सूखा पड़ेगा तो अपने अंदर पानी को बंद करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाइपर हाइड्रिसिटी में क्या हो जाता है, क्यूटिकल पाई ही नहीं जाती, अगर पाई जाती तो बहुत थिन लेयर पाई जाती है और स्टोमेटा बंद भी नहीं होते जिसके कारण इनका सर्वाइवल रेट जो है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। हार्डनिंग क्या है, हार्डनिंग आपने नर्सरी में क्या पढ़ा था कि विद होल्डिंग इरिगेशन वाटर इज नोन एज हार्डनिंग।
यानी एरिगेशन वाटर को रोक देना क्या कहलाता है, हार्डनिंग कहलाता है। लेकिन टिश्यू कल्चर में हार्डनिंग का मतलब है कि जो हमारी एसेप्टिक या कंट्रोल्ड कंडीशन थी, ह्यूमिडिटी उसमें हाई थी, तो ह्यूमिडिटी को धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है, जिससे प्लांट फील्ड में सर्वाइव कर सके। और जो भी टेम्परेचर है उसको भी फ्लक्चुएट करना है, +- 10 डिग्री सेल्सियस कर देना है, जिससे कि पौधे में जो है टेम्परेचर के प्रति जो सहिष्णुता आए और साथ ही साथ रोग और इन सारी चीज़ों से लड़ सके। तो हार्डनिंग का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली जो है जो लैब कंडीशन है उनको क्या कर देना है, अल्टर करना है। ह्यूमिडिटी जो है वो क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, लाइट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, बहुत ही फास्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। और ये कहाँ करेंगे, कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस इन्वायरमेंट में करेंगे। अब छात्रों अगर इतना आपने समझ लिया तो आप समझ लो क्या हो गए, टिश्यू कल्चर के मास्टर हो गए। अब बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब टिश्यू कल्चर में आ जाते हैं कि कहाँ से भाई ये शुरुआत हुई और कैसे लोगों ने मजाक इस चीज़ का बनाया कि क्या कोई सेल भी किसी ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकती है। जब तक मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज नहीं होंगे तब तक जो है नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, या बनेगा तो एक जो है माइक्रो पोर्शन से नहीं, मैक्रो पोर्शन से बनेगा, कम से कम ट्विग होनी चाहिए, इसीलिए क्लोन को ट्विग कहा गया। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था गॉटलिब हावरलैंड। तो हावरलैंड जो है 1902 में, ठीक है, हावरलैंड जी जो थे 1902 में सबसे पहले जो है सेलुलर टोटिपोटेंसी का कॉन्सेप्ट लेके आए। उन्होंने कहा सेल में एक ऐसी कैपेबिलिटी पाई जाती है कि सेल पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाती है। लोगों ने थोड़ा सा जो है उनको संदेह की नज़र से देखा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया और एक्सपेरिमेंट उनका अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन जो उनकी हाइपोथेसिस हुई, जो उन्होंने थ्योरी फ्रेम की, वही आगे चल के टिश्यू कल्चर का बेस बना। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर के नाम से जानते हैं। इन्हें किसके नाम से जानते हैं, फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। जब भी पूछा जाए तो हावरलैंड सर को याद कर लेना। 1922 की बात है, नुडसन वैज्ञानिक थे, लेविस नुडसन, इन्होंने सबसे पहले जो है ऑर्किड में जो है माइक्रो प्रोपेगेशन को स्टैंडर्डाइज कर लिया, ठीक है। ऑर्किड के सीड का, इसमें क्या नहीं है, एम्ब्रियो पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है, इसमें इंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है। और इनका जर्मिनेशन किसमें कर दिया, आर्टिफिशियल मीडियम में, किसने, न्यूडिसन ने, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ किसी भी इन विट्रो कल्चर का, उस साहब किसने दिया, लेविस न्यूडिसन ने दिया। 1934 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पीआर वाइट। पीआर वाइट ने बहुत ही लंबे समय तक जो है टोमेटो के रूट्स का जो है इन विट्रो कल्चर किया। आप समझ में आ रहा होगा, इन विट्रो मतलब किसी ग्लास में या कंट्रोल कंडीशन में कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं। और इससे जो है इन्होंने देखा रूट में कि अलग अलग प्लांट के ऑर्गन को इन्होंने आइसोलेट कर लिया, और इससे जो है स्टेराइल कंडीशन में जो है वो जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो कर कैसे कैसे ग्रो हो रहे हैं उसको इन्होंने सबसे पहले सीन किया। 1939 की बात है, नाम था पीटर गौथरेट, पीआर वाइट, रूगर नोवेकोर्ट, या कह सकते हैं पायरी एटाल कह दो, या। तो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कैलस कल्चर को इंडिपेंडेंटली जो है सक्सेसफुली इन्होंने एस्टेब्लिश किया बहुत सारे रिसर्च में। और उन्होंने प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, कि अनडिफरेंटेड जो प्लांट सेल्स होती हैं वो आर्टिफिशियली मीडिया में जो है प्रोलिफरेट कर सकती हैं। 1941 की बात है, जोनेस वान ओरविक, इन वैज्ञानिक का नाम था, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। इन्होंने कोकोनट मिल्क को एक ग्रोथ सप्लीमेंट की तरह कल्चर मीडिया में यूज किया, और ये साइटोकाइनिन का एक नेचुरल सोर्स था। सेल डिवीजन इनहांस हो गया और ग्रोथ इन विट्रो जो आपका मीडियम था वहां पे ज़्यादा बढ़ने लगी। तो इन्होंने सबसे पहले जो है ये काम किया, कहाँ से, कोकोनट मिल्क से जो है निकाला। अगले वैज्ञानिक थे म्यूर एटाल, इन्होंने जो है सिंगल सेल मैरीगोल्ड और टोबैको की सिंगल सीड ली, और उस सिंगल सेल से ही क्या कर दिया, पूरे का पूरा प्लांट जो है जनरेट कर दिया। और इन्होंने प्रूफ किया कि हावरलैंड जी सही थे। अभी तक जो हो रहा था बीज से हो रहा था, रूट से हो रहा था, बड़े बड़े ऑर्गन से हो रहा था, हावरलैंड जी की बात प्रूफ नहीं हो रही थी कि एक सेल भी क्या पूरा का पूरा प्लांट जो है जनरेट कर सकती है। लेकिन म्यूर एटाल की बात ही कुछ और थी, इन्होंने एक सिंगल सेल से, किसमें, मैरीगोल्ड और टोबैको में कर दिखाया कि पूरे का पूरा प्लांट जनरेट हो सकता है। 1957 की बात है, स्कूग और जो है मिलर, दो वैज्ञानिक ने, इन्होंने जो है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन रेशियो का एक कॉन्सेप्ट दिया और बताया कि जो रूट और शूट बनते हैं इनके रेशियो के कारण ही बनते हैं। अगर ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का जो प्रोपोर्शन है वो बराबर है तो कैलस बनता है, और जब ये ऊपर नीचे होने लगता है, अगर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का रेशियो हाई साइटोकाइनिन है
और ऑक्सीजन लो है तो सूट बनता है, और अगर हाई ऑक्सीजन हो गया तो रूट बनता है। ये सबसे पहले जो है स्कूक और मिलर ने बताया था, आपको याद आ रहा होगा। 1958 की बात है, स्टीवर्ड और रेनर्ड ने जो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है कैरेट में खोजी। तो कैरेट में सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है स्टीवर्ड और रेनर्ड ने की, ठीक है। इन्होंने बताया कि एम्ब्रियो जो है सोमैटिक यानी वेजिटेटिव सेल से क्या हो सकती हैं, जनरेट किए जा सकते हैं। यानी एम्ब्रियो केवल जो है मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से, जाइगोट के निर्माण से नहीं बनते हैं। एम्ब्रियो जो हैं सोमैटिक सेल से यानी नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से भी क्या किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं, ठीक है। 1960 में मोरेल ने सबसे पहले जो है मेरिस्टेम कल्चर किया, किसका, ऑर्किड का, और वो सक्सेसफुल रहा। और 1962 में जो है मोर्सिजे और स्कूग ने एक मीडिया बनाया जिसका नाम MS मीडियम रखा, और ये सबसे ज़्यादा जो है टिश्यू कल्चर में यूज होने वाला मीडियम है। तो टिश्यू कल्चर में सबसे ज़्यादा कौन सा मीडियम यूज होता है, MS मीडियम यूज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और इस जो है आपसे टेबल से काफ़ी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। अब छात्रों आगे देखते हैं कि किस प्रकार से टिश्यू कल्चर होता है। यहाँ पे कुछ स्टेज दी गई हैं। तो टिश्यू कल्चर की जो स्टेज है, तो स्टेज 0 से शुरू होता है। कितने से शुरू होता है, स्टेज 0 से। पहले ये स्टेज जो ज्ञात नहीं थी, इसको ज़्यादा बताया नहीं गया। इस स्टेज में हम एक्स प्लांट को सेलेक्ट करते हैं। फिर स्टेज 1 आती है, वहाँ से स्टेज 0 में हम क्या किया, मदर प्लांट था, और मदर प्लांट से हमने एक्स प्लांट लिया। और एक्स प्लांट हमने बताया वो प्लांट का पार्ट होता है जो टिश्यू कल्चर में यूज किया जाता है, चाहे वो सूट टिप हो, चाहे वो लीफ की एग्जिल हो, या कोई भी पार्ट हो, ठीक है। अब इसके बाद जो है स्टेज 2 आती है, वहाँ पे जो है इसे कल्चर मीडिया में डाल के जो है संवर्धित किया जाता है, कैलस बनती है। फिर स्टेज 2 में क्या हो जाता है, स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 आएगी छात्रों, उसमें कैलस जो है सूट में परिवर्तित हो जाता है। वहाँ पिंचिंग करके बहुत सारे सूट्स बना लेते हैं, और इन सूट्स को रूटिंग के लिए स्टेज 3 में ले जाते हैं, और या फिर डायरेक्टली भी हम रूटिंग करवाते हैं, जिसको एक्स विट्रो रूटिंग के नाम से। तो 2 प्रकार की रूटिंग है, इन विट्रो और दूसरी है एक्स विट्रो। तो इन विट्रो में क्या करते हैं, हम उसी जो कल्चरल कंडीशंस हैं, या जो हमारी इन विट्रो कंडीशंस हैं, नाम से स्पष्ट हो रहा है इन विट्रो, यानी कंट्रोल्ड कंडीशन में ही हार्मोन्स के द्वारा रूटिंग करवाते हैं। जबकि एक्स विट्रो कंडीशन में क्या करते हैं, उनको हम डिप कर लेते हैं, और डिप करने के बाद डायरेक्ट फीड में या फिर जो है किसी मीडिया में लगा देते हैं। आगे हम बात करेंगे। तो प्लांट फिर उसके बाद जो एस्टेब्लिश हो जाता है, और जो बनता है रैमेट बनता है, आपको पता है सारी चीज़ें। अब इनको हम लिखे हुए फॉर्म में जानेंगे। तो ऐसे आप जो है फिगर बना सकते हो। तो सबसे पहले स्टेज 0 को कहते हैं सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ मदर प्लांट। ये इम्पोर्टेंट एक क्या है, स्टेज है। इसमें मदर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं, और ऐसे जो है मदर प्लांट का सिलेक्शन करते हैं जो अपने आप में सबसे बेस्ट होना चाहिए, ट्रू टू टाइप होना चाहिए, जिस वैरायटी को हम लगा रहे हैं उसी वैरायटी का होना चाहिए। साथ में डिजीज फ्री स्टॉक प्लांट्स होना चाहिए। किसी प्रकार की अगर डिजीज नहीं लगी होगी तो उसके जो प्रोजनी बनेंगी उनमें भी डिजीज इंसेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद इसका हम ट्रीटमेंट कर देते हैं, किससे, फंजीसाइड से। और कभी कभी वायरस से बचने के लिए थर्मोथेरेपी का भी क्या करते हैं, उपयोग किया जाता है। तो इसका पर्पज क्या होता है, जिससे जेनेटिक फिडिलिटी बनी रहे, जेनेटिक रूप से पूरी तरीके से प्योरिटी बनी रहे, ये बाद में म्यूटेशन ना हो जाए, सोमाक्लोनल वेरिएशन ना हो जाए। इसलिए हमें जो है इसका चयन करना और प्रिपरेशन करना क्या होता है, जरूरी होता है। साथ साथ में कोई कंटामिनेशन ना होना पाए। दूसरी चीज छात्रों देखें, स्टेज 1 है, इसको इनिशिएशन स्टेज बोलते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एसेप्टिक कल्चर। यहाँ पे एसेप्टिक कल्चर में एक्सप्लांट को क्या किया जाता है, इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। चाहे सूट टिप हो, एक्सिलरी बर्ड हो, कोई भी पार्ट हो, उसको जो है MS मीडियम के अंदर जो है क्या कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। और कब रखा जाएगा, जब स्टेरलाइज किया जाएगा। पहले उसे सरफेस स्टेरलाइज किया जाएगा, और जो भी लैब में होगा सारी चीजें स्टेरलाइज होनी चाहिए, या तो कंटामिनेशन फैल जाएगा। तो कंटामिनेशन फ्री इन विट्रो कल्चर जो है इनिशिएट करने के लिए हम स्टेज 2 का ध्यान रखते हैं। स्टेज 2 का मतलब है सूट मल्टीप्लिकेशन। अब सबसे पहले सूट का मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है, यानी कि कैलस को जो है ऐसे मीडियम में रखना है जहां पे साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज्यादा है ऑक्सीजन की अपेक्षा। तो हाई साइटोकाइनिन ऑक्सीजन जहां पे रेशियो है, वहां पे हम रख के सूट मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, ठीक है।
रैपिड क्लोनल मल्टीप्लिकेशन इससे हो जाता है। फिर इन क्लोन्स को जो है हम क्या करवाते हैं, रूटिंग करवाते हैं। रूटिंग अब माइक्रोसूट जो एम्ब्रियोज बन गए हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज बन गए हैं, उनमें अब रूटिंग होगी, उसको स्टेज 3 के अंदर रखते हैं। अब इसे ऑक्सीजन रिच मीडियम में डाल दिया जाता है। ऑक्सीजन जैसे IVA, NA, ऑक्सीजन में IVA जो है सबसे ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। और जो आपका MS मीडिया जो बनाया गया, जो MS मीडिया था, उसकी जो कंसंट्रेशन था वो आधी हमें कर देनी चाहिए। इससे जो है पूरा का पूरा जो है जो प्लांटलेट्स हैं उसमें रूट निकलना शुरू हो जाती हैं। स्टेज 4 जो है वो हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन से संबंधित है। तो इसे धीरे धीरे क्या करते हैं, एक्स वेक्टो कंडीशन में ले जाते हैं। सबसे पहले से सॉइललेस मीडिया में ग्रीन हाउस में लगाया जाता है, यहाँ पे हम कंडीशन को कंट्रोल्ड कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी धीरे धीरे घटाई जाती है और लाइट इंटेंसिटी धीरे धीरे बढ़ाई जाती है, जिससे बाहर आने के बाद ये क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें। क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत खराब है, ह्यूमन के लिए भी और प्लांट के लिए। तो आपको सर्वाइव करना जरूरी है। सर्वाइव कब होंगे, जब आप थोड़े से अंदर से हार्ड हो जाएंगे। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, हार्डनिंग कहते हैं। और इसमें जो क्यूटिकल लेयर है उसको भी क्या किया जाता है, मोटा कर दिया जाता है। अब इसमें देखें, अब स्टेज 0 की अगर हम बात करते हैं तो स्टेज 0 में हमें लगता है आप सारी चीजें समझ चुके हो कि इसमें हमें जो है इलीट, ट्रू टू टाइप और डिजीज फ्री जो है मदर प्लांट को सिलेक्शन करना चाहिए। फिर मदर प्लांट जो है वो अगर कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन कंडीशन में ग्रो किया जाता है, ऐसा नहीं इसमें माल न्यूट्रिशन हो जाए, तो क्या है आपकी प्रोजनी भी वैसा दिखाएगी। पेस्ट और डिजीज फ्री कंडीशन में अगर आप कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर ये भी कंट्रोल कंडीशन में है तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट आ सकता है। साथ ही साथ जो है मदर प्लांट का फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड से और कभी कभी थर्मोथेरेपी करते हैं वायरस के लिए। तो थर्मोथेरेपी किसके लिए करते हैं, कि वायरस का लोड क्या हो, कम से कम हो जाए। फिर ये जैसे मदर प्लांट है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है इससे जो है इंडोजिनस कंटामिनेशन कम हो जाता है और इन विट्रो रिस्पॉन्स एक्सप्लांट का इंप्रूव हो जाता है। सभी साथ ही साथ जेनेटिक फर्टिलिटी जो है मेंटेन रहती है। अगली स्टेज फर्स्ट आपने समझ लिया था बहुत अच्छी तरीके से। इस स्टेज फर्स्ट में क्या करते हैं, अब एक्सप्लांट को आर्टिफिशियल मीडियम में डालते हैं और आर्टिफिशियल मीडियम की जो कंडीशन हो स्टेराइल कंडीशन होगी, यानी किसी प्रकार का उसमें माइक्रोब्स नहीं पाया जाएगा। एक्सप्लांट कौन सा लेंगे, एक्सप्लांट हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे सूट टिप ले लिया, एक्सिलरी बड ले लिया, मेरी स्टेम ले लिया। आप कहोगे सूट टिप सर और मेरी स्टेम में अंतर क्या है, तो मेरी स्टेम जो है सूट टिप का बहुत सूक्ष्म सा पार्ट है, ठीक है। और फिर उसके नीचे जो है सूट टिप होती है। अगर सूट टिप कह लें सेंटीमीटर में होती है तो मेरी स्टेम जो है क्या है, मिलीमीटर में। पहले से मेरी स्टेम सूट टिप कल्चर कहते थे, अभी जो नया आप बुक्स आ रही हैं उनको मेरी स्टेम कल्चर अलग है और सूट टिप कल्चर अलग है। या फिर किसी नोडल सेगमेंट ले लिया, नोड ही निकाल लिया, जो गांठ है उसको निकाल लिया। फिर इसका क्या करेंगे, सरफेस का स्टेलाइजेशन करेंगे 70% इथेनॉल में इसे 30 से 60 सेकंड तक। या 0.1% जो है HgCl2 जो है यहाँ पे कर सकते हैं, या 1 से 2% NaOCl2 से 2 से 10 मिनट तक इसको क्या कर सकते हैं, सरफेस स्टेलाइज करेंगे, जिससे इसमें सरफेस में किसी भी प्रकार का कोई जैविक जो है लोड ना बचे, बायोलॉजिकल लोड नहीं बचे। फिर इसके बाद बहुत बार इसे क्या करेंगे, स्टेराइल डिस्टिल वाटर से, यानी ऐसा डिस्टिल वाटर जिसमें किसी भी प्रकार के माइक्रोब्स नहीं है, उनको स्टेराइल डिस्टिल वाटर के नाम से जानते हैं। उससे से हम क्या करना चाहते हैं, धुलना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कल्चर मीडियम में इसे डाला जाता है। ये MS बेसल मीडियम हो जाता है, जिसमें 2 से 3% सुक्रोज होता है और सुक्रोज से ही जो है एनर्जी लेता है। अगर ये सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, अगर किससे निकाला जाता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके बाद जो है ग्रोथ रेगुलेटर बहुत ही कम डाले जाते हैं, मिनिमम डाले जाते हैं। टेम्परेचर 25 प्लस माइनस जो है 2 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। फोटो पीरियड इसको जो है 16 घंटे के आसपास देना चाहिए। और ह्यूमिडिटी जो है रिलेटिवली क्या रहती है, हाई रहती है। तो इस स्टेज को कहेंगे स्टेज फर्स्ट स्टेज। अब स्टेज फर्स्ट में जो है हमें क्या बनाना है, MS मीडिया बनाना है। तो मीडियम क्या है, मीडियम एक प्रकार का न्यूट्रिएंट फॉर्मुलेशन है। जैसे हम भोजन करते हैं वो भी हमारे लिए क्या है, एक माध्यम है न्यूट्रिएंट सोर्स का। तो न्यूट्रिएंट एक प्रकार का न्यूट्रिएंट क्या है, फॉर्मुलेशन है, जो पौधे को सभी इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, इनऑर्गेनिक साल्ट जितने भी हैं, जितने भी हमारे माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बन के सोर्सेज हैं, विटामिन हैं, ग्रोथ रेगुलेटर हैं, फिजिकल सपोर्ट हो गया, जैसे सॉलिडिफाई करके किसी पौधे को प्रोवाइड करवाते हैं। कहाँ प्रोवाइड करवाते हैं, इन विट्रो कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर जो है ये सपोर्ट देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मीडिया। तो मीडिया को ऐसा समझ सकते हैं, मीडिया वह एक जो है
क्या है, फॉर्मुलेशन है या एक प्रकार का भोजन है जिससे पौधा सभी जो है उसके जीवन के लिए जरूरी चीज़ है, चाहे वो माइक्रोन्यूट्रेंट हो, मैक्रोन्यूट्रेंट हो, या फिर जो है कार्बनिक पदार्थ हो, या फिर उसके जीवन के लिए विटामिन महत्वपूर्ण है, विटामिन भी उसको वहीं से विटामिन भी मिलती है और साथ ही साथ उसे सपोर्ट भी मिलता है। तो यहाँ पे जो MS मीडिया का जो कंपोजिशन है आप यहाँ पे देख सकते हो, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, जिंक सल्फेट, इस तरीके से जो है आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ये 1962 से जो है पॉपुलर में है और ये जो है इसमें टोटल साल्ट्स जो है N और K जो है ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कार्बन का सोर्स क्या है, सुक्रोज। अगर कोई पूछे कि MS मीडिया में कार्बन का सोर्स क्या है तो सुक्रोज है। इसेंशियल विटामिन थायमिन है, थायमिन बहुत ही क्या है, मैंडेटरी विटामिन है, अगर ये नहीं होगी तो टिश्यू कल्चर जो है जो है क्या कह सकते हैं, फेलियर होने का पूरे के पूरे चांस रहते हैं। pH रेंज इसकी 5.6 से 5.8 में रखनी चाहिए। तो कुछ ये सोर्सेज हो गए कहाँ कहाँ से इन चीज़ों को मिलती है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समझाने की बात जो है आप इसके लिए जो है न्यूट्रिएंट वाला जो है चैप्टर देख सकते हैं। स्टेज 2 की बात करें, सूट मल्टीप्लिकेशन है या प्रोलिफरेशन स्टेज इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सूट्स है उसका रैपिड जो आपके यहाँ पे क्या थे, MS मीडिया में जब आपका एक्सप्लांट डाला गया तो कैलस बना। कैलस एक प्रकार का अनडिफरेंशिएटेड सेल है, पता नहीं है कि ये सूट्स बन रहा है या रूट बन रहा है। तो यहाँ पे जो है कैलस से सूट निकलना क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाई साइटोकाइनिन यहाँ पे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे छात्रों क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ एक्सिलरी बड्स। जो एक्सिलरी बड्स होते हैं उनका एक्टिवेट हो जाता है और एपिकल डोमिनेंस यहाँ पे सप्रेस कर दी जाती है। ठीक है, जब एपिकल डोमिनेंस सप्रेस हो जाएगी, मतलब जो सीधा सूट बढ़ रहा था इसको अगर हम सप्रेस कर दें तो यहाँ पे जो है एक्सिलरी बड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसमें हाई साइटोकाइनिन कंसंट्रेशन रखते हैं, कितनी रखते हैं, 0.5 से 5 मिलीग्राम पर लीटर जो है BAP कंसंट्रेशन। काइनेटिन और कभी कभी जो है कुछ ऑक्सीजन भी डाल देते हैं कि जिससे ऑक्सीजन का बैलेंस बना रहे। प्रोसेस कितने दिनों तक चलती है, एक बार में जो हमने एक्सप्लांट लिया है वो 3 से 6 वीक्स के अंदर जो है क्या कर देता है, मल्टीपल सूट्स दे देता है। तो इसीलिए कल्चर इसका जो है पीरियड, जो सब कल्चरिंग पीरियड है 3 से 6 वीक्स के इंटरवल पे होता है। ठीक है, और इससे बहुत नंबर ऑफ प्लांट, जो एक छोटा सा एक्सप्लांट था वहाँ नंबर ऑफ प्लांट्स इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसका क्या है कि कितना जो है आपका माइक्रो प्रोपेगेशन सक्सेस होगा वो स्टेज 2 पे निर्भर करता है कि कितने आपके जो है सूट्स बने हुए हैं, माइक्रो सूट्स कितने बने हुए हैं। ठीक है, एक्सिलरी बड कल्चर जो है वो जेनेटिक वेरिएशन को अवॉइड करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कोई भी प्रकार का जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है क्योंकि ये सोमैटिक सेल से बना हुआ होता है। अब स्टेज 3 में क्या करते हैं, इसमें रूट का क्या करेंगे, इनिशिएशन करवाएंगे। तो इन विट्रो रूटिंग भी करवा सकते हैं और एक्स विट्रो रूटिंग भी करवा सकते हैं, यानी जो कंट्रोल्ड कंडीशंस हैं उसके अंदर हम उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर रूटिंग करवा दें ऑक्सीजन की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा के, या उन माइक्रोसूट्स को जो है ऑक्सीजन के जो है सॉल्यूशन में डिप करके डायरेक्ट ही जो हम क्या प्रोट्रेज में लगा दें, या फील्ड कंडीशन में लगा सकते तो नहीं है क्योंकि उसके लिए हार्डनिंग की जरूरत आपको पड़ेगी। तो यहाँ पे छात्रों क्या करेंगे, तो जो MS साल्ट्स हैं एक आधा कर देते हैं, बिल्कुल नाइट्रोजन कम कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट की एबिलिटी हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वो भी 0.5 से 2 मिलीग्राम पर लीटर तक ले जाते हैं। कभी कभी जो है Na का उपयोग करते हैं, वैसे मोस्टली जो है IVA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड का प्रयोग करते हैं। कुछ स्पेसीज में इन हार्मोन्स का प्रयोग करने की जरूरत नहीं भी पड़ती है। तो दो प्रकार की इन विट्रो है या रूट्स जो है कल्चर के अंदर, जो कल्चर वेसल्स हैं उसके अंदर ही रूट क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती हैं। तो इनको इन विट्रो जो है रूटिंग कहते हैं। इसको करने से जो है आपका खर्चा ज़्यादा आ जाता है, समय ज़्यादा लग जाता है, और साथ साथ जो है फेज जो है हार्डनिंग का फेज भी लंबा हो जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए एक टेक्निक लाई गई, एक्स विट्रो टेक्निक, जिसमें ट्रीटेड जो माइक्रोसूट्सन को जनरली क्या करते हैं, ऑक्सीजन से ट्रीट करके जो है डायरेक्टली जो है सॉइललेस मीडिया में लगा देते हैं। ठीक है, इसमें नई प्रकार की फंक्शनल सूट्स आपको दिखाई देती हैं और ऑटोट्रॉपिक ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अभी तक ये हेटेरोट्रॉपिक थे, मीडिया के ऊपर डिपेंड थे, अपना खाना स्वयं नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब जो रूट डेवलपमेंट होने के बाद जो है ये मीडिया से अब भोजन लेकर के जो है फोटोसिंथेसिस करने के लिए एबिलिटी इनकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक्स विट्रो किससे
जो रूटिंग होती हैं वो कंपेयर टू इन विट्रो से अच्छी बनती हैं, ठीक है। अब अगली जो है लास्ट है, बोलते हैं हार्डनिंग एंड एक्लिमेटाइजेशन। ये प्लास्टिसिटी का एक जो है बहुत बड़ा उदाहरण है। तो इसमें क्या होती है कि जो प्लांट्स हैं अब उसमें रूट भी आ गए हैं और शूट्स भी आ गई हैं, तो आर्टिफिशियल यानी इन विट्रो कंडीशन से अब इसे नेचुरल इन्वायरमेंट में ग्रो किया जाता है। फिर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन जो विट्रो प्लांट्सलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोट्रोपिक नेचर के होते हैं। इनमें क्यूटिकल बहुत ही क्या पाई जाती है, पतली पाई जाती है। स्टोमेटा अच्छे से डेवलप नहीं होते, कब बंद होना कब खुलना है ये पता ही नहीं है। तो हाईली सेंसिटिव ये जो है डेसिकेशन, सूखने के प्रति जो है क्या, अगर सूखा पड़ा तो ये खत्म हो जाएंगे। जैसे बच्चे 12th के बाद घर से निकलते हैं, कुछ 6 के बाद निकलते हैं, तो घर में उन्हें सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। जैसे हॉस्टल में जाकर पहुँचे तो उनको जो है अपनी पसंदीदा चीज़ें नहीं मिलती हैं। किसी ने कैसे बात की, मम्मी पापा को डांट सकते हो, आपका भी है बच्चा नहीं है। अब कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, तो हार्डनिंग नहीं हुई तो फिर क्या होता है, बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है, स्ट्रेस ले लेता है। वैसे प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स को अभी तक जो भी था सब कुछ मिल रहा था लैब कंडीशन के आधार पे, ह्यूमिडिटी हो, न्यूट्रिएंट हो, सारी चीज़ें, हेट्रोट्रोपिक था। अब उसे ऑटोट्रोपिक बनना है। अब ऑटोट्रोपिक जब बनेगा तब क्या जरूरी है कि उसका रूट सिस्टम अच्छा से डेवलप होना चाहिए, जिससे कि वो न्यूट्रिएंट को, जल को एब्जॉर्ब कर सके। साथ ही साथ उसमें जो है अगर सूखा पड़ जाए यानी ट्रांसपिरेशनल लॉस होने लगे तो वहाँ पे स्टोमेटा बंद करने की जरूरत पड़े, तो स्टोमेटा भी अच्छा सिस्टम डेवलप होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आप देखोगे तो उसकी क्या की जाती है, हार्डनिंग की जाती है। तो ह्यूमिडिटी को हम रिड्यूस कर देते हैं स्टेप वाइज, फिर जो है लाइट इंटेंसिटी को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इनक्रीज कर देते हैं, और टेम्परेचर को एडजस्ट करते हैं। जैसे कितना था 25 ± 2 था, तो इसको ±10 तक ले जाते हैं, कभी 15 कर दिया, कभी 35 कर दिया। तो लेकिन धीरे धीरे करना है, एक साथ नहीं कि एकदम से ही ज़्यादा दूध दोगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हार्डनिंग मीडिया में कोकोपिट, वर्मीकुलाइट, परलाइट या सोलराइट का यूज कर सकते हैं। और कोकोपिट, वर्मीकुलाइट और परलाइट को 3:1:1 के रेशियो में या दूसरे रेशियोज में ये स्पेसीज टू स्पेसीज क्या करता है, डिफाइन करता है। कुछ फैसिलिटीज देते हैं जैसे धुंध कक्ष, मिस्ट चैम्बर और ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस में कोई भी ले सकते हैं, पॉली हाउस में लगा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा बहुत सेंसिटिव प्लांट है तो ऑटोमेटेड पॉली हाउस में लगा दो। नेट हाउस में भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर जो ग्रीन हाउस के सिद्धांत को फॉलो करते हैं वो सारे ग्रीन हाउस होते हैं, चाहे पॉली हाउस हो, चाहे नेट हाउस हो, चाहे लो टनल प्लास्टिक हाउस हो। ये हम जल्द ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इस स्टेज पे यानी हार्डनिंग और एक्लिमेटाइजेशन स्टेज पे मोटिलिटी रेट जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। जो प्लांट सह नहीं पाते हैं बाहरी कंडीशन वो अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, और इसीलिए जो है इस स्टेज को हल्के में नहीं लेना है। इसी से जो है सक्सेस आपकी डिपेंड करती है। अब छात्रों हमने ये जो है स्टेज देख ली, 0, 1, 2, 3 और 4 स्टेज के बारे में हम जान गए। 0 स्टेज क्या थे, प्रिपरेशन, आप मदर प्लांट का क्या कर रहे थे, सिलेक्शन करके प्रिपेयर कर रहे थे, फिर कल्चर को इनिशिएट कर रहे थे, फर्स्ट स्टेज थी। फिर दूसरी स्टेज में क्या होता था, सूट कैलस जो है डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो जाती थी और सूट इनिशिएशन होने लगता था। तीसरी स्टेज में रूट का फॉर्मेशन हुआ, और चौथी स्टेज में जो है हार्डनिंग हमने की। तो ये टिश्यू कल्चर की प्रोसेस थी, जो हमने फिगर बनवाया वो आपको बना देना है। अब यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, कुछ कल्चर हैं जैसे मेरी स्टेम कल्चर। तो मेरी स्टेम कल्चर में एपिकल या एक्सिलरी मेरी स्टेम, दोनों तरीके के हम मेरी स्टेम को यूज कर सकते हैं। और इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, लेंथ जो होती है 0.1 से लेके 0.3 मिलीमीटर के आसपास इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। इसके नीचे वाली जो हो जाएगी वो सूट टिप हो जाएगी, अगर इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी एक्स प्लांट से ही ऑर्गेनोजेनेसिस, रूट और सूट डेवलपमेंट होना शुरू हो जाते हैं। ये एक प्रकार सा वायरस फ्री कल्चर होता है, कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया वायरस फ्री कल्चर कौन सा है। मेरिस्टेम कल्चर जो है वायरस फ्री होता है, ये जेनेटिकली स्टेबल है और इसमें कैलस फेज नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। वायरस इसमें इसीलिए नहीं रुक पाते हैं, क्योंकि कई इसके कारण हैं जो आगे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। इसके अलावा कहाँ कहाँ ये यूज होता है, पोटैटो में, बनाना में, शुगर कैन में ये इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल को प्राप्त करने के लिए मेरिस्टेम कल्चर यूज में लाया जाता है। दूसरा एक्सिलरी बट या नोडल कल्चर जिसको बोलते हैं, इसमें नोड सेगमेंट या एक्सिलरी बट के सेगमेंट को लिया जाता है। इसमें भी डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। इसमें भी आपको 2 टाइप क्लोन मिल जाते हैं, कमर्शियल मेथड है, मास मल्टीप्लिकेशन में इसे आप उपयोग में ला सकते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु है वो सूट टिप कल्चर है। इसमें पूरी सूट की एपेक्स ली जाती है, साथ साथ में इसमें लीफ
प्राइमोडिया, जो लीव्स की क्या है, प्राइमोडिया है, छोटे नन्हे लीफ हैं, उनके जो बड्स हैं उनको भी रखा जाता है। ये भी डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस का क्या है, उदाहरण है। इसमें भी रैपिड इस्टेब्लिशमेंट है क्लोनल प्रोपेगेशन, और रैपिड प्रोपेगेशन तो सभी में होता है। तो सिट्रस और स्ट्रॉबेरी में ऐसा देखा गया है। एडवेंटिशियस जो सूट्स कल्चर हैं, इसमें लीफ, इंटरनोड और रूट को शामिल किया जाता है। यूजुअली इसमें इनडायरेक्ट होता है, पहले कैलस बनेगा और कैलस के बाद डिफ्रेंसिएशन होगा। तो इसमें जो है वेरिएशन पॉसिबल हो सकता है, सोमा कोलोनल वेरिएशन हो सकता है, बिग्नोनिया और टोबैको में ऐसा पाया जाता है। अगला कैलस कल्चर है छात्रों, कोई भी एक्सप्लांट से हम कैलस बना सकते हैं। तो यानी कि रीजनरेशन जो होगा वो इनडायरेक्ट होगा, आपको पहले समझाया जा चुका है। कैलस क्या है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल है, और ये स्टेबल ना होके अनस्टेबल होता है। तो रिसर्च करना है, वेरिएशन रहना है, उसमें जो है कैलस कल्चर आप कर सकते हैं। राइस और कॉटन में ऐसा देखा गया है। अगला अगर छात्रों देखें तो अगला है ऑर्गन कल्चर। अगर किसी ऑर्गन, कैसे कोई ऑर्गन बनता है तो उसके लिए ऑर्गन कल्चर कर सकते हैं। पूरा रूट ले लिया, सूट ले लिया, लीफ या ओव्यूल लेकर जो है डायरेक्टली हम उसका कल्चर कर देते हैं, और जिससे पूरा का पूरा ऑर्गन मेंटेन रहता है। तो डेवलपमेंटल स्टडीज करने के लिए बहुत ही क्या है, प्रभावी है। टोमेटो रूट कल्चर इसमें जो है आपको एग्जाम्पल में मिलेगा। सोमैटिक एम्ब्रियो कल्चर, यानी सोमैटिक सेल्स से जो एम्ब्रियो बनते हैं। सोमैटिक सेल्स क्या हैं, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। तो सोमैटिक सेल्स कैलस भी हो सकता है, इसमें जो है ये एम्ब्रियोजेनिक पाथवे से होके गुजरता है। बाइपोलर एम्ब्रियो बनते हैं, किसी भी प्रकार की वेस्कुलर रिंग इसमें नहीं पाई जाती है। सिंथेटिक सेल्स जो हैं, जो सिंथेटिक सीड्स होते हैं, इन्हीं एम्ब्रियोज को, सोमैटिक एम्ब्रियो को इनकैप्सुलेटेड कर दिया जाता है सोडियम एल्जीनेट जैसे रसायनों से, जिनको सिंथेटिक सीड के नाम से जाना जाता है। टॉपिक अलग है, हम पढ़ेंगे। कैरेट और कॉफी में ऐसा देखा गया है। अगला सेल सस्पेंशन कल्चर की अगर बात करें तो जब ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो मैं कहूँ एग्जाम में पूछा जाता है वो आपको याद रखना है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन करने के लिए सेल सस्पेंशन कल्चर को यूज किया जाता है। इसमें छात्रों क्या करते हैं, कैलस ले लेते हैं। कैलस को आप जानते हो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, उसको एक लिक्विड में डाल दिया जाता है, और लिक्विड को जो है 150 से 200 ppm, आप चेक कर लेना एक बार बुक में, इस जो है इससे क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। तो धीरे धीरे जो सेल्स होती हैं वो आपस में बटने लगती हैं। सेल्स सारी जो एक साथ जो है मास बना के रखी थी वो अलग अलग हो जाती हैं। इससे जो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का जो है प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और जो उनमें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कहाँ, लिक्विड में चले जाते हैं। और लिक्विड जो है, लिक्विड से हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को जो है किसी जो है विधि से, चाहे आप उसको कह दें डिस्टिलेशन मेथड या अन्य मेथड से, इसको क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल सस्पेंशन कल्चर, यानी किसी भी, जैसे आप गुड़ या कोई चीज़ डालते होंगे ना, पानी में डाला, वो पूरी ठोस चीज़ थी और फिर वो धीरे धीरे कणों में टूटने लगी, ठीक उसी प्रकार से जो है सेल के पानी में डाल के इसे क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। तो इसके अलावा प्रोटोप्लास्ट कल्चर जो है, इसमें आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। ये इसमें भी इनडायरेक्ट जो है आपको रीजनरेशन पाथवे देखने को मिलता है। सेल वॉल इसमें इनिशियली अपसेंट कर दी जाती है। एक में का जो है आपका न्यूक्लियस हो गया, दूसरे का प्रोटोप्लाज्म आपस में फ्यूज करवा दिए जाते हैं, और इसी को बोलते हैं साइब्रिड्स, या इसको सोमाइटिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। साइब्रिड्स बनाने की ये क्या है, प्रक्रिया है। पोटैटो और ब्रेसिका में आपने देखा होगा। एंथर और पोलन कल्चर से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि इससे जो प्लांट बनते हैं हेप्लोइड बनते हैं। तो हेप्लोइड यानी एन बनेंगे, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ प्लांट जो हैं किससे बनेंगे, आपके एंथर या पोलन कल्चर से बनेंगे, ठीक है। प्योर लाइन के मेंटेनेंस करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए इनका उपयोग आप कर सकते हो। एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो रेसिको के लिए, यानी जाइगोटिक एम्ब्रियोज जो बनते हैं, इमेच्योर हैं, या किसी कारणवश जो है एम्ब्रियो का जो है एबॉर्शन हो जा रहा है। जब हम डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, किन्हीं दो स्पेसीज में करवाएं, या किन्हीं दो जीनस, अलग अलग जीनस हैं, एक ही फैमिली के हैं, जब हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो एबॉर्शन ऑफ एम्ब्रियो बहुत ही कॉमन होता है। उसको बचाने के लिए जो है हम क्या करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये सीड डोरमेंसी को ओवरकम कर सकता है, साथ साथ जो हाइब्रिड बनते हैं ऐसे उनको रेस्क्यू करने में मदद करता है। चाहे सिट्रस के हाइब्रिड्स हों या फिर आपके ऑर्किड्स हों, इनमें आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा जिनरा हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या है आपके इस फैमिली में स्पेसीज अलग हैं। तो इंट्रा जो है क्या कह सकते हैं, दो प्रकार के क्रॉस हैं, इंटर बोलते हैं, दूसरे को इंट्रा बोलते हैं। जब विदिन होता है तो उसको इंट्रा बोलते हैं। जैसे किसी कॉलेज के अंदर कोई कंपटीशन हो रहा है तो इंट्रा कॉलेज कंपटीशन, और दो कॉलेज के बीच में तो इंटर कॉलेजिएट कंपटीशन बोलते हैं, अलग अलग कॉलेज। तो इसी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन जब दो अलग अलग जो है स्पेसीज में हो रहा है तो इंटर स्पेसिफिक
हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, या उसको इंट्राजेनेरिक भी हम क्या कह सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि जीनस के अंदर ही क्या आ रही हैं, स्पेसीज आ रही हैं। ये चीज़ तो आप आसानी से समझते होंगे, ठीक है। और नहीं समझते हो तो हमें हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें छात्रों तो ओव्यूल या ओवरीकल्चर भी है, एवी पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक प्रकार का रेस्क्यू होता है। इसमें एम्ब्रियो के अलावा, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ है आपके, ओव्यूल के अंदर है, ओव्यूल में जब पॉलन ट्यूब गई तो एक सेल को फर्टिलाइज कर दी, जहाँ पे क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। मेल और फीमेल जो है गैमेट्स मिलकर जायगोट्स बना दिए। तो हम केवल जो है एम्ब्रियो को ही ना कल्चर करके पूरा पूरा ओव्यूल भी क्या कर लेते हैं, कल्चर कर लेते हैं। जब बहुत ही वाइड क्रॉसेस बनाए जाते हैं उस केस में, ग्रेप या सिट्रस के केस में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए छात्रों तो हमें दो चीज़ें जो हैं बहुत ही अच्छी तरीके से, दो क्या कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहली चीज़ वायरस फ्री प्लांट किस कल्चर से मिलते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। दूसरा आपसे जो पूछा जाता है छात्रों, वो पूछा जाता है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कमर्शियल प्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है छात्रों। तीसरा जो आपसे पूछा जाता है कि सिंथेटिक सीड्स जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। अगला हैप्लॉइड जो है पॉलन प्लांट का प्रोडक्शन किससे होता है। तो ये 4-5 क्वेश्चन हैं जो आपको जानना चाहिए। अब आगे छात्रों अगर देखते हैं तो एडवांटेज क्या है, इसको देख के जो है ये टॉपिक खत्म करेंगे। और एग्जाम में अगर आपको पूछना है तो डायरेक्ट आप जो है स्टेज से शुरू कर सकते हैं और उसमें सारी चीज़ों को बता सकते हैं। जो टर्मिनोलॉजी हमने समझी है उसका उपयोग तब करेंगे जब लॉन्ग में जो है क्वेश्चन लिखने को आए या उन्हें समझाना हो। तो सबसे पहला क्या है, ये रैपिड मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लांट है। जब हम कटिंग करते हैं यानी इन विवो कोई प्रोपेगेशन कर रहे हैं, चाहे लेयरिंग कर रहे हो, चाहे ग्राफ्टिंग कर रहे हो, चाहे बडिंग कर रहे हो, तो हमें एक टहनी से जो है एक कटिंग मिलेगी। कटिंग एक टहनी में 2-3 ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगी और वहाँ पे जो है मदर प्लांट जो है जल्दी से जल्दी आपका समाप्त होगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या चाहिए, प्रोपेग्यूल चाहिए। लेकिन इसमें एक टहनी से जो है करोड़ों जो है पौधे कर देंगे। एक छोटे से टिश्यू से बहुत सारे पौधे को क्या किया जा कर सकता है, तैयार किया जा सकता है। तो सब कल्चर करते रहना चाहिए। तो ये बहुत ही रैपिड है, यानी कि जो हम माइक्रो प्रोपेगेशन कर रहे थे उनसे माइक्रो प्रोपेगेशन बहुत ही तीव्रता के साथ संपन्न होता है, ठीक है, एक स्मॉल एक्सप्लांट से। इसमें ट्रू टू टाइप जो है प्लांट्स जो हैं क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं जेनेटिकली, यानी कि ये क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, यानी अपने मदर प्लांट के जैसे ही होते हैं। इससे हम जो है वायरस फ्री प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर कोई स्पेसीज है, कोई जीनस है, उसमें वायरस का संकट अगर छाया हुआ है तो हम मेरी स्टेम कल्चर करके जो है उससे वायरस फ्री करके जो है प्लांट्स को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं छात्रों। इसके अगर छात्रों देखें तो ईयर अराउंड प्रोपेगेशन कर सकते हैं। जैसे आपने लेयरिंग में पढ़ा कि कौन सा मौसम में लेयरिंग करनी है, कटिंग में भी कटिंग किस मौसम में लेनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो उसके लिए एक प्रकार का निश्चित एक एनवायरनमेंट होता था जो इन विवो प्रोपेगेशन होता था, क्योंकि उसमें प्लांट और उसका जो है नेचुरल एनवायरनमेंट है, यहाँ पे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट अपने आप यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, पूरे वर्ष भर ईयर अराउंड जो है प्रोपेगेशन करो। ये भी एक इसका क्या है, और क्या कह सकते हैं, एडवांटेज है। अगला जो है बहुत ही कम स्पेस की आपको ज़रूरत है। जो नर्सरीज होती हैं बड़ी बड़ी होती है, लेकिन टिश्यू कल्चर की नर्सरी एक छोटी सी, और उसी के पास जो है लगा हुआ आपका क्या है, ग्रीन हाउस, कंट्रोल्ड कंडीशन में शेड हाउस लगा हुआ है, जहाँ पे आप हार्डनिंग करते हैं, फिर वहाँ से मटेरियल हम भेज देते हैं, फिर नया तैयार कर लेते हैं कुछ ही दिनों में। इसके अलावा जो है जो सीडलेस या स्टेराइल, मतलब ऐसे कुछ फ्रूट प्लांट हैं जो सीडलेस होते हैं, जैसे बनाना जो सीडलेस ट्रिप्लाइट वैरायटीज हैं, या स्टेराइल प्लांट्स हैं जिसमें स्टेरिलिटी पाई जाती है, रूटिंग अच्छी नहीं है, जैसे बनाना और पाइनएप्पल में, उसका प्रोपेगेशन इस विधि से किया जा सकता है। इसके अलावा जो है रिजुविनेशन करने में कोई वुडी प्लांट्स हैं वो क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से बहुत बड़े हो गए हैं और उसे हमें यंग करना है, तो रिजुविनेट करने के लिए नए प्लांट हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। इनकी विगर भी इम्प्रूव कर सकते हैं और रूटिंग एबिलिटी को भी जो है अल्टर करके कंडीशन बढ़ा सकते हैं। यूनिफॉर्म ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, सिंक्रोनाइज मैच्योरिटी आपको फील्ड में देखने को मिल जाती है। जर्म प्लाज्म अगर आपको कंजर्वेशन करना है, यानी जर्म प्लाज्म आप देख रहे होगे तो बहुत सारी, मैंगो की देखोगे तो दसों हजार वैरायटी हैं, ऐसे ही गुलाब में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, आपने पढ़ रखा है। तो इन वैरायटीज़ को कैसे कंजर्व किया जाए, अगर हम फील्ड में कंजर्व करेंगे तो उतनी हमारे पास फील्ड नहीं, फील्ड की यूटिलिटी अलग है। आज कितने फल खाने हैं, कितनी सब्जी खानी है, कितना अनाज खाना, सब तो करना है। तो अगर हमें वैरायटी को कंजर्व करना है तो यही जो है सोमैटिक एम्ब्रियोज हैं जिनको इनकैप्सुलेटेड करके सिंथेटिक सीड बना लेते हैं,
इनको हम छोटे से स्पेस में रख सकते हैं। तो कंजर्वेशन करने के लिए भी ये टेक्निक जो है क्या है, बहुत ही आसान है। रखते कहाँ है, क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में लाइक लिक्विड नाइट्रोजन जिसका तापमान लगभग जो है -196 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसमें रख देते हैं। और DMSO और जो है ग्लिसरॉल को जो है क्रायो प्रोटेक्टेंट एजेंट के रूप में उपयोग में लाया जाता है। ये सब एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो अगला क्या इसका हो सकता है फायदा कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनका भी हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सेफ इंटरनेशनल एक्सचेंज कर सकते हैं। पैथोजन फ्री प्लांट मटेरियल जो है जो हम सिंथेटिक सीड के माध्यम से बना सकते हैं, दूसरे माध्यम से लाया जा सकता है। रेयर स्पीसीज है कोई, मान लो अभी इंडियन बस्टर्ड फ्लाई जो है चिड़िया है, बर्ड, ठीक है। अब उसमें केवल जो है मेल मेल बचे या फीमेल फीमेल ही बचे हुए हैं, 2-3, बाकी सब क्या हो गए, खत्म हो गए। या मान लो कोई भी द्विलिंगी जंतु है जिसमें अलग अलग, जैसे एक कह सकते हैं एक लिंगी बोलेंगे, यानी कि मेल अलग है फीमेल अलग है, और मेल की पॉपुलेशन क्या हो जाती है, किसी कारणवश खत्म हो जाती है, फीमेल की पॉपुलेशन किसी कारणवश खत्म हो जाती है, तो आगे जो है क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो फिर वो जनरेट नहीं हो सकते हैं, उनसे जो है अपनी वंश वृद्धि नहीं कर सकते हैं। तो उन्हीं की सोमेटिक सेल को निकाल के हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं जैसा जो है जीव बना सकते हैं, ड्यू टू टोटिपोटेंसी एंड प्लास्टिसिटी के कारण। तो ये भी संभव है कि जो इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं उनका हम मल्टीप्लिकेशन करें, 1, 2, 10 जितना हमें ज़रूरत है उतना हम क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और सेफ इंटरनेशनल जो है क्या है, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जो आपको एग्जाम में क्या करना है, लिखाना है। कुछ छात्रों इनकी लिमिटेशंस भी हैं। जैसे पहली लिमिटेशंस है कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए, हाई चाहिए, लेबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट चाहिए। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है कि आप पैसे से वंचित ना रहे। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो चल रहा है उसके अंतर्गत नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है टिश्यू कल्चर लैब इस्टेब्लिश करने के लिए जो है जो इसके क्या कह सकते हैं एक्सपर्ट हैं उनको पैसे भी देती है। विश्वविद्यालय में भी काफ़ी सारी लैब इस्टेब्लिश की गई हैं। दूसरी चीज़, इसमें स्किल की ज़रूरत होती है, यानी ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो सभी बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, आप इसकी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं, आपको मिल सकती है। हाई रिस्क जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन का रहता है। कल्चर स्टेब्लिशमेंट जब हो रहा है उस समय आपने जो है पूरे जो है प्रोसीजर या प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए तो कंटामिनेशन हो जाएगा। जब कंटामिनेशन हो जाएगा तो सारे के सारे प्लांट्स आपके खराब हो जाते हैं। इसीलिए हमेशा हैपा फिल्टर्स हो गए या फिर स्टेलाइजेशन हो गया, अपनी होल बॉडी का यूवी रेज वगैरह से आपको करके ही जाना चाहिए। पूरी तरीके से सुनिश्चित होना चाहिए कि जो कंडीशन है वो स्टेराइल होना चाहिए, यानी माइक्रो फ्री होनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी सोमा क्लोनल वेरिएशन आ जाते हैं, खासकर कैलस मेडिएटेड जो कल्चर है उसमें ऐसा देखा गया है कि कैलस में जो है इन डायरेक्टली क्या आपके हो रहे हैं, ऑर्गन्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे कैलस मेडिएटेड में आपको सोमा क्लोनल वेरिएशन दिखता है, कभी कभी इस पर आपका शार्ट नोट्स रखता है। तो सोमा क्लोनल एक प्रकार के ऐसे वेरिएशन होते हैं जिनमें जेनेटिकली या फिनोटाइपिकली वेरिएशन दिखाई देते हैं। और क्योंकि ये प्लांट क्या होने चाहिए, ट्रू टू टाइप बनने चाहिए, जो भी इसकी प्रोजनी होनी चाहिए, लेकिन इसमें वेरिएशन आ जाते हैं, जीन में आ जाएगी और फिनोटाइप में भी आपको ऑब्जर्व करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। और खासकर जो कैलस फेज से इन क्या होते हैं, इवाल्व होते हैं, बनते हैं प्लांट। जेनेटिकल चेंजेस हो जाते हैं, जैसे क्रोमोजोम का रीअरेंजमेंट हो गया, एनुपॉलीपोलाइडी या पॉलीपोलाइडी पाई गई, पॉइंट म्यूटेशन हो गया, या फिर जो है इपीजेनेटिक चेंजेस आ जाए, जैसे डीएनए मिथाइलेशन हो गया, जीन एक्सप्रेशन हो गया, या कल्चरल रिलेटेड फैक्टर्स आ गए, हार्मोन्स ज़्यादा हो गए कम हो गए, तो उस केस में जो है वेरिएशन आपको दिखाई देते हैं। तो यानी ये जो है अपने जो मदर प्लांट से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, ठीक है, टॉर्टेड से। अब यहाँ पे छात्रों और देखें क्या हो सकता है, हाई मोर्टिलिटी आपको देखने को मिलती है हार्डनिंग के समय और एक्लेमेटाइजेशन के समय, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है सडन चेंज हो जाता है, इसीलिए इसे ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए हमें। इन विट्रो प्लांट्स जो होते हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, जैसे वर्टिफिकेशन का नाम दिया था कि थिन क्यूटिकल लेयर और इसमें स्टोमेटा बंद नहीं हो रहे हैं, तो वो भी आपको देखने को मिलता है, जिससे नुकसान आपको होती है। इसके अलावा जो लो फील्ड क्रॉप्स हैं जैसे गेहूँ, जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, उनका जो है अभी तक माइक्रो प्रोपेगेशन सक्सेस नहीं हुआ। जैसे अगर हम वीट का प्लांट देखेंगे तो जो इनविवो प्लांट से प्रोपेगेट हो रहा है उसका जो है सक्सेस रेट भी अच्छा है, जेनेटिकली विगर भी है। लेकिन अगर हम टिश्यू कल्चर से कर रहे हैं तो टिश्यू कल्चर से वीट नहीं होता। तो हाई वैल्यू जो क्रॉप्स हैं, पेरिनियल्स क्रॉप्स हैं, वहाँ पे टिश्यू कल्चर क्या है, सक्सेस है। तो लो वैल्यू के लिए अभी तक सक्सेस नहीं है। इसके अलावा डिजीज या स्ट्रेस की कंडीशन से जो है फेल्योर होने का खतरा ज़्यादा रहता था।
तो कुल मिलाकर छात्रों हमने ये आज के लेक्चर में जाना कि कैसे एक सेल से पूरे पौधे को हम क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, और सेल कौन कौन सी इसमें जो हैं शक्तियां हैं जिनका प्रयोग करती है, कौन कौन से माध्यम है, किस प्रकार से रूट बनते हैं, किस प्रकार से सूट्स बनते हैं। केवल हार्मोन्स की कंसंट्रेशन को अल्टर कर देने से सूट का प्रोलिफिकेशन हो जाता है, रूट बन जाती है, और किस प्रकार से किसी भी पौधे की हार्डनिंग क्यों जरूरत है। तो ये था पूरा माइक्रो प्रोपेगेशन। अब हमेशा की तरह हम करते हैं एक और दो सवाल जो आपके अगर एग्जाम आधारित देखें तो जो मैं बोल रहा हूँ वो एग्जाम आधारित सारी चीजें होती हैं, आप उन्हें ध्यान से सुने। अब ये क्वेश्चन अगर देखें तो पहला है, आपको दो क्या दिए गए हैं, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला एक स्टेटमेंट है, एक्सिलरी बड कल्चर जनरली मेंटेन्स जेनेटिक स्टेबिलिटी। अच्छी कलिका संवर्धन सामान्यतः आनुवांशिक स्थिरता बनाए रखती है। सही है, कैलस वाले में कभी कभी वेरिएशन होता है, लेकिन अच्छी कलिका संवर्धन में ऐसा नहीं है। फिर कैलस आधारित पुनर्जनन से सोमा क्लोनल विविधता का जोखिम बढ़ जाता है। ये भी क्या है, सही। कैलस मेडिएटेड रीजनरेशन इंक्रीज द रिस्क ऑफ सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो कथन इसमें ए भी सही है और ए भी सही है, यानी एक दो नहीं, बोथ एक और दो दोनों क्या है, सही है। तो ये आसान सा क्वेश्चन लगा होगा, आपने पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन है, कैलस सस्पेंशन सेल सस्पेंशन कल्चर आर प्रेफर्ड ओवर कैलस कल्चर फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स। यानी कोशिका निलंबन संवर्धन जो है पौधे में द्वितीयक उपापचयों को बड़े पैमाने पर उत्पादन हेतु कैलस संवर्धन की तुलना में अधिक उपयुक्त माना जाता है। बिल्कुल सही है, कैलस संवर्धन से ज्यादा जो है मेटाबोलाइट जो है हम सेल सस्पेंशन कल्चर से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी केसरेशन। अब रीजन इसका क्या है, सेल सस्पेंशन कल्चर शो ए हायर डिग्री ऑफ जेनेटिक एंड बायोकेमिकल वेरिएबिलिटी। ये भी सही है कि जो सेल सस्पेंशन कल्चर है उसमें जेनेटिक और बायोकेमिकल वेरिएबिलिटी पाई जाती है कंपेयर टू ऑर्गेनाइज टिश्यू। जो ऑर्गेनाइज टिश्यू हैं उनसे जो है सेल, जो सिंगल सेल्स हैं उनमें वेरिएबिलिटी पाई जा सकती है। तो इसमें दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का क्या नहीं कर रहे हैं, रीजन जो है इस रेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है कि इसमें अधिक कैलस संवर्धन क्यों हो रहा है। मतलब इसमें जो है बड़े पैमाने पर द्वितीयक उपापचय यानी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस किया होते हैं। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इस कारण नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं कि सेल में विविधता है, ये इस कारण प्रोड्यूस कर रहे हैं मीडिया के कारण। जो मीडिया के कंपोनेंट्स हैं और ये लिक्विड है, इसलिए जो है या जो अलग अलग सेल्स हैं, क्योंकि आप देखे हो कि जब भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कब बनते हैं, जब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की जो है प्लांट्स को जरूरत ना हो, यहाँ पे ग्रोथ और डेवलपमेंट पूरा हो चुका हो, तब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। और जब लिक्विड मीडियम देते हैं तो उनकी जो कंसंट्रेशन वो लिक्विड मीडियम में आ जाती है, जिसे बाद में हम रासायनिक विधियों द्वारा जो क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। लेकिन विविधता का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। अगला अगर क्वेश्चन करें, समझें, क्योंकि टाइम अब कम है, काफी लंबा हो गया है। मेरिस्टेम कल्चर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग वायरस फ्री प्लांट। मेरिस्टेम कल्चर को जो है वायरस फ्री प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कथन है, बिल्कुल सही बात है। वायरस जनरली फेल्स टू इन्वेट एक्टिवली डिवाइडिंग मेरिस्टेम टिश्यूज। वायरस सामान्यतः सक्रिय रूप से विभाजित मेरिस्टेमेटिक ऊतकों में प्रवेश नहीं कर पाते, ये भी सही है। और इसीलिए ये क्या होते हैं, वायरस फ्री। यहाँ पे अब आपको क्लियर रीजन मिल रहा है इस सेशन का, यानी ए आर दोनों सही हैं और आर जो है करेक्ट ए को एक्सप्लेन कर सकता है। तो जो ये एपिकल मेरिस्टेम पोर्शन लिया जाता है, जो आपको हमने बताया 0.2 से 0.3 mm, इसमें वायरस आखिर जा क्यों नहीं पाते हैं, इसका क्या कारण है। पहला कारण है छात्रों, अब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। अब जब वायरस जो है एक पार्ट से प्लांट के दूसरे पार्ट में जाने के लिए वेस्कुलर टिश्यू का एक ब्रिज के रूप में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे एक पुल होता है, पुल की तरह उपयोग करते हैं कि एक टिश्यू में जाएंगे वेस्कुलर टिश्यूज में और उसके बाद दूसरे टिश्यूज में, यानी फ्लोएम से मूवमेंट करते हैं। अब फ्लोएम यहाँ पे है ही नहीं तो मूवमेंट, अब पुल ही नहीं है तो मूवमेंट कहाँ से करेंगे। तो फ्लोएम के नहीं पाने जाने के कारण जो है ये प्लांट के ग्रोइंग पार्ट में नहीं जा पाते हैं। दूसरा है रैपिड सेल डिवीजन रेट। यहाँ पे जो सेल डिवीजन होता है मेरिस्टेम में वो बहुत तेज होता है। वायरस का जो बढ़ने का रेट है, वायरस अगर जो है 1 मिनट में जो है 2 हो रहे हैं, तो ये सेल्स जो हैं आगे बढ़ के 4 हो जा रही हैं। तो 2 सेल को कवर किया, 2 सेल इसमें क्या हो गई, रह गई। तो इतनी तेज इसका फास्ट जो है, इतनी डिवीजन होता है कि वायरस अपनी संख्या इतनी फास्ट बढ़ा नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है ये मेरिस्टेम तक पहुंच नहीं पाते हैं।
हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी और हार्मोन्स, बहुत सारी स्टडीज में ऐसा देखा गया कि ऑक्सीजन जो है इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, वायरस की जो बढ़ने की गति उसको धीमा कर देता है। और चौथा कारण है मॉलिक्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म। तो इनके पास जो है RNAi होता है और इसके कारण जो है ये निर्देश देता है कि भैया वायरस आ गए हैं, इसको खत्म करना है। तो वायरस यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, खत्म कर दिए जाते हैं। इसके 4 मुख्य कारण है, इसीलिए एपिकल मेरिस्टेम जो है वो वायरस फ्री रहता है। तो छात्रों, आपको ये क्लास कैसी लगी? और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, आप इसको हल्के में मत लेना। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो या किसी सुपरवाइजर एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो, PCS की तैयारी कर रहे हो, कोई भी तैयारी कर रहे हो, उसमें इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। अभी आप DDA सुपरवाइजर में भी, माली में भी देखा था, इससे 2-3 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये करेंट टेक्नोलॉजी है और काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करें। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।